अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल हम वर्क एनर्जी और पावर के बारे में जब पढ़ रहे थे तो लास्ट में हम वर्क के बारे में जब हमने पढ़ा था, लेक्चर के एंड में अगर आप वो लेक्चर भी चेक करें तो जब हमने वर्क डन के बारे में पहले कंसेप्ट ऑफ वर्क पढ़ा हमने, उसके बाद हमने वर्क डन के बारे में जब एक डेरिवेशन दी, वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिटवीन वर्क डन एंड फोर्स अप्लाइड, तो हम ये कह रहे थे, वहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे एक स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा हमने यूनिट्स ऑफ वर्क डन भी पढ़े थे, तो वहां पे अगर हम इन दोनों के यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन कर लें, फोर्स का जो ऐसा यूनिट है दैट इज न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, मीन्स इट इज यूनिट शुड हैव बीन न्यूटन मीटर एंड इट इज न्यूटन मीटर एक्चुअली, तो जिसको हम कहते हैं कि वर्क डन का जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल, सिर्फ जूल है। ओके, सिर्फ जूल, ये भी याद रखना है कि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। इसके अलावा जब हम अगर फोर्स के बदले हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हमने इससे पहले जो साहब का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, उसमें हमने देखा था कि कैसे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का वैल्यू। तो वर्क डन का जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट वुड बी m इंटू ए इंटू एस, इस हिसाब से। ठीक है, फिर अगर हम एक्सेलरेशन का भी कुछ वैल्यू दें अलग से, तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि कैसे हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। या अगर हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लें v इंटू टी, तब हम कैसे इसको अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान फिर से देने की कोशिश करूँगा, तो वो है कि जब हमने कहा था पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क डन के बारे में, तो कई बच्चे उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये कैसे पॉजिटिव आ गया कि 90 डिग्री के 90 डिग्री से अगर कम वैल्यू होगा, इफ द वैल्यू इज लेस देन 90, ठीक है ना, तब जो थीटा होगा, इफ इट इज लेस देन 90, how can the work done be positive, and if the theta is greater than 90 degree, how can it be negative, and if theta is exactly 90, how can it be 0। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा में। एक्चुअली ये जो वर्क डन होते हैं इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में इसके होता है कॉस थीटा। जब आप इंशाल्लाह 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें आप एक टेबल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो कॉस थीटा का वैल्यू है कि कॉस ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है, इसी तरह से कॉस 90 का क्या होता है, तो वो आप डिफरेंट वैल्यूज़ पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जब हम ये कॉस थीटा का वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू हमें अप्लाई करने से मिलता है यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट और ज़ीरो रिजल्ट। तो उससे हमें ये तीन रिजल्ट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के रिजल्ट मिलते हैं। और साथ साथ में फोर्स का भी, कि फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के। इसके बाद अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी, तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, एनर्जी हम किस चीज़ को कहेंगे।
अगर हम कॉमन मैन, ले मैन की बात करें, जो एक आम इंसान जिसने कोई साइंस नहीं पढ़ा होता है, तो अगर वो जब बात करता है एनर्जी की, तो एनर्जी को वो लेता है ताकत के तौर पे। याद रखना, ये लफ्ज़ याद रखना आप, ताकत, कि किस चीज़ में कितनी कुव्वत है, किस में कितनी कुव्वत है उसमें इतनी एनर्जी है। ठीक है। तो अगर किसी इंसान से हम कहें कि चलो उठो ये काम करें आप, फॉर एग्जांपल किसी मजदूर से कहें कि आप हल जोतने जा रहे हैं आज, ठीक है ना, हल जोतने जाना है, तो वो अगर उसकी रिएक्शन, अगर वो बीमार होगा या मतलब बेगर्जी से वो काम करना चाहता है वहाँ पे, तो सबसे पहला रिएक्शन उसका क्या होता है कि मेरे पास हिम्मत ही नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं रही है काम करने की, या वो कहता है कि ताकत ही नहीं बची है मेरी बॉडी में, ताकत ही नहीं बची है ना। ये आप जहन में रखना बस थोड़ा सा। एक्चुअली एक आम सा कंसेप्ट जो डेवलप हुआ है बच्चों में, उस नेगेटिव कंसेप्ट जो एनर्जी के बारे में डेवलप हुआ है, उसको इरेडिकेट करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी समझाना है कि ताकत और तवानाई में क्या फ़र्क है। तवानाई, ठीक है ना। असल जो लफ्ज़ है जिसको हम साइंटिफिक कंसेप्ट कहते हैं, साइंटिफिक कंसेप्ट में असल जो मीनिंग है एनर्जी का, दैट इज़, वो है तवानाई। तवानाई क्या चीज़ है? जब हम साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं एनर्जी को, हम कहते हैं कि कोई भी सलाहियत किसी में होगी, सलाहियत काम करने की, काम करने की, न कि उसमें ताकत है काम करने की। ताकत एक अलग चीज़ है, सलाहियत एक अलग चीज़ है। तो हम यहाँ पे कहेंगे एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वर्क, वर्क आ गया यहाँ पे भी, और हमें पता है कि वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स wherever we possess anything which when applied can displace a thing, or which when applied can create some force to displace a thing, that is called the energy. तो यहाँ पे आपको ये जहन में याद रखना है कि when applied means if it is not applied it still remains there, तब भी ये रहता है, किस फॉर्म में रहता है ये भी हमें आगे जाके पढ़ना है। किताब मौजूद तो होता है, लेकिन जब तक ना हम इसका इस्तेमाल करें, जब तक ना हम अप्लाई करें, तब तक ये हम, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल्स, या एनर्जी जो फूड प्रिपेयर होता है हमारा बाय दीज ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज, उसके बाद जब हम कंज्यूम करते हैं फूड को, तो एनर्जी रहती है बॉडी में, ठीक है ना, एनर्जी तो रहती है, लेकिन ये तब तक, जब तक ना हम इस्तेमाल करें, तब तक हम इसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहले जब हम एनर्जी को इस्तेमाल करें, एबिलिटी, वी हैव गॉट द एबिलिटी टू डू वर्क, बट टिल एंड अनटिल वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क, मीन्स दैट एनर्जी वी आर नॉट यूटिलाइजिंग, तब तक वो एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो अब ये ताकत के लिए जो अलग लफ्ज़ है इसमें, ठीक है ना, ताकत के लिए, दैट इज पावर, वो भी हमें इसी चैप्टर में कंप्लीट करना है, इंशाल्लाह पढ़ना है उसके बारे में, कि किसी चीज़ में कोई ताकत होना, कोई काम करने के लिए किसी चीज़ में सलाहियत होना और ताकत होना, तो ये दो अलग अलग अल्फाज हैं, और इन दोनों को हमें कभी भी इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें कभी कंफ्यूज होना चाहिए कि ये तवानाई क्या है और ताकत क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। तो आप ये समझें कि एनर्जी जब मौजूद होगी, यानी सलाहियत अगर किसी चीज़ में है कोई काम करने की, जब तक न उसको इस्तेमाल में लाए तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला यहाँ पे, कि ये काम करने की जो सलाहियत है, इसको हम कहते हैं एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क। अब इस एनर्जी में अलग अलग तरह की फॉर्म्स में हमारे सामने ये एनर्जी आती है। तो अगर हम मेन जो इसके दो फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, वो पहले समझें। वन इज पोटेंशियल एनर्जी,
एंड अनदर इज काइनेटिक एनर्जी, जो हमें इस चैप्टर में एक्चुअली जिनके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, आप जानते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। व्हेन वी डिफाइन एनीथिंग, साउंड को हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स साउंड एनर्जी भी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स लाइट एनर्जी भी है। सोलर एनर्जी हम डिफाइन करते हैं कि क्या है, दिस एनर्जी ड्यू टू द सनलाइट। ठीक है ना, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसी तरह से केमिकल एनर्जी है, इसी तरह से ये मैकेनिकल एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी वगैरह। तो ये एनर्जी जो है ना, ये फिर नाम पे डिपेंड करता है कि कौन से चीज़ से हम काम ले रहे हैं और किस सूरत में ले रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी गेट इन आवर डे टू डे लाइफ। लेकिन जो मेन टू टाइप्स ऑफ एनर्जी विच वी हैव टू स्टडी इन दिस क्लास, वर्क एनर्जी एंड पावर, दे आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इन दो चीज़ों को समझने से पहले हमें एक और चीज़ जो है ना वो समझनी पड़ेगी। व्हाट इज दैट? दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, ठीक उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाऊंगा। हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए साइंस में ज़्यादातर इन्वायरमेंट साइंस में यूज़ होते हैं ये टर्म्स। तीन चीज़ें होती है। वन इज प्रोटेक्शन, ठीक है ना, दूसरा होता है कंजर्वेशन, ठीक है ना, और तीसरा होता है प्रिजर्वेशन। ये चीज़ें आप समझें थोड़ा सा। मैं प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है कि अगर किसी चीज़ को नुकसान होने के खदशात हों और अगर हम उस चीज़ को उस नुकसान से बचाएं तो हम कहते हैं वी आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू इट। जैसे कि एक शील्ड होती है एक किसी सिक्योरिटी पर्सनल के पास, कि जब उसको लगे कि मुझ पे पथरा हो रहा है तो वो शील्ड यूज करता है टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी। यहाँ हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में जब एक बैट्समैन खेलने आता है तो ही वियर्स हेलमेट, ग्लव्स, ठीक है ना, इसी तरह से जो पैड्स होते हैं, लेग गार्ड्स जिसको हम बोलते हैं, वो पहन के आ जाता है मैदान में। क्यों? ऐसा क्यों है? ताकि उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम द हार्म दैट कुड बी कॉज्ड बाय द बॉल इफ दैट वुड हिट हिज बॉडी। ठीक है ना, तो ये हो गई एक प्रोटेक्शन। तो हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे हमने पढ़ा है कि सेल वॉल कैसे प्रोटेक्ट करता है सेल को, डिफरेंट जो बार्क ऑफ ट्री है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, एपिडर्मिस कैसे प्रोटेक्ट करता है वगैरह। तो दैट इज प्रोटेक्शन। सेकंड इज जब हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, प्रिजर्व का मतलब होता है कि हमारे पास जो चीज़ है ये ऐसा ही होना रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर कितना भी टाइम गुजरे, उस टाइम के बाद भी हम इसको इस्तेमाल करें तो इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई कमी पेशी या कोई नुकसान नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम किस चीज़ की मिसाल लें, पिकल की, जो हम आचार ना इस बार आचार, तो जो आचार होता है एक्चुअली, अगर हम इसी फूड को, जिस चीज़ का हमने पिकल बनाया है, मिसाल के तौर पे अगर हमने मैंगो का पिकल बनाया है या फिर जो है ना जो हमारे पास डिफरेंट सब्जियां होती है, कैरेट वगैरह, जिसका भी हमें पिकल बनाना होगा, अगर हम इन सब्जियों का, वेजिटेबल्स का पिकल बना, अगर हम इन सब्जियों को ऐसे ही खुला छोड़ते तो कुछ दिनों में ये सब्जियां खराब हो जाती। दे वुड मतलब डिस्ट्रॉय ड्यू टू द get destroyed due to the get infected due to the action of these harmful microbes। तो माइक्रोब्स के असर से बचाने के लिए इन सब्जियों को बहुत ही ज़्यादा मुद्दत तक, बहुत ही टाइम तक महफूज रखने के लिए हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, जैसे सॉल्ट करते हैं या फिर जो दूसरे मसाले होते हैं हम उसमें। तो वो मसालों के ज़रिए हम इस चीज़ को बहुत ही देर तक इस हालत में रखते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि हम इसको प्रिजर्व करते हैं। या फ्रिज में हम किसी चीज़ को रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं।
इसके बाद आता है जो तीसरा, जिससे हमें वाबस्तगी है इसमें, कंजर्व में। कंजर्व का मतलब होता है कि इसमें कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। कमी का मतलब क्या होता है कि जिस हालत में ये है कंजर्व, उस जितनी तादाद में है, जितनी इसकी अभी क्षमता है, जितनी इसकी अभी पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल आफ्टर डिकेड्स या आफ्टर फ्यू टाइम या कुछ भी समय के बाद होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, तो वो एक्चुअली वो अलग कंजर्वेशन है। जहाँ जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमने कहीं पे एक ट्री कट किया, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी एक ट्री हम जो है ना प्लांट भी करेंगे, ताकि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज थे वो कांस्टेंट रह जाते, ताकि इनवाली जनरेशन जो आने वाली जनरेशन होगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो इस तरह से हम कहते हैं कंजर्व। तो जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो इसके हिसाब से हमें जो ना एक चीज़ समझनी है कि एनर्जी कोई पैदा नहीं कर सकता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, और एनर्जी को कोई ख़त्म भी नहीं कर सकता है। इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है एनर्जी के साथ, ये ट्रांसफॉर्म होती है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और इट कैन बी कन्वर्टेड, एक कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमें पढ़नी भी है इंशाल्लाह जब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे रिसोर्सेज में। जैसे एक सोलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जब हम बैटरी में उसको स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इन्वर्टर। तो डिफरेंट फॉर्म्स में इसी एनर्जी को हम, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में, कभी हीट एनर्जी, ठीक है ना, कभी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कभी मैकेनिकल एनर्जी में टू रन द फैन्स एक्स्ट्रा वगैरह। तो ये डिफरेंट चीज़ में कन्वर्ट होती है। अब मसला यहाँ पे है कि अगर हम इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो ये अलग अलग सूरतों में यही एनर्जी हमें मिलती है। किन सूरतों में मिलती है इंशाल्लाह वो भी हम आगे पढ़ेंगे।